चलिए, इकोनॉमिक्स में हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हम 10th क्लास की एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पिछला लेक्चर था वो चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। उस चैप्टर को हमने उस लेक्चर में डिटेल में कवर कर दिया। चैप्टर को प्रैक्टिकली अपने हाथों में लाने के लिए हम अपना वही सिस्टम फॉलो करेंगे जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस। और अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशंस शुरू करते हैं। इसमें मैं वो क्वेश्चंस नहीं आपसे चाहूँगा आंसर जो क्वेश्चंस बहुत सिंपली लेक्चर में एड्रेस कर दिए गए हैं। हालांकि लेक्चर में सारा ही कंटेंट एड्रेस किया गया है, लेकिन आप कंटेंट आर्टिकुलेट करना जान पाए कि नहीं, इसको जानने के लिए जो क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं या थोड़े क्रिएटिव नेचर के होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें पूछें, और मैं वही पूछूंगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स। इसका आंसर मैं आपसे नहीं चाहता। चैप्टर की शुरुआत में ये बहुत अच्छे से समझाया गया था, आप अच्छे से बता सकते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, वाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स। क्या कारण थे कि भारतीय सरकार ने फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स लगाए पहले, और फिर क्या कारण थे कि भारत सरकार इन्हें हटाना भी चाहती थी। दैट इज़ द क्वेश्चन। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट इन इंग्लिश। व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स to foreign trade and foreign investment by the Indian government, and why did it wish to remove these barriers? आंसर कीजिए। चलिए, पहले हम फर्स्ट सेगमेंट का आंसर करते हैं कि what were the reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government। फिर हम इसके सेकंड सेक्शन की तरफ जाएंगे कि क्या रीजंस थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स लगाए। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि वो इकोनॉमी, यानी कि किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि उस सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं वो उस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज हों। ओके, दैट इज़ द प्राइमरी आइडिया ऑफ एनी सोसाइटी कि सोसाइटी चाहती है कि हमारे रिसोर्सेज हमारे बेनिफिट के लिए यूटिलाइज हों। बेनिफिट के लिए जब यूटिलाइजेशन की बात है तो दो मामलों में मेनली आप बेनिफिट चाहेंगे। सिंपल करते हैं इस टर्म बेनिफिट को। वो ऐसे होगा कि फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो। लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो, जब लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, लोगों के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो नेचुरली लोग अपने बेटर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को डेवलप करने के बारे में सोच पाएंगे। और दूसरी, ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक वो नेशन स्ट्रेंथेंड ना हो। तो इसलिए हर इंडिविजुअल चाहता है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, तो नेशन स्ट्रेंथेंड हो, ये सबकी इच्छा होती है। और किन के बेसिस पर हो? जो रिसोर्सेज गिवन है, तो रिसोर्सेज के बेनिफिट लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर करने की तरफ आए और नेशन की स्ट्रेंथनिंग की तरफ आए। ये हो कैसे सकता है? हम अपने रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ द एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज़ द एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज़ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की होती है जिसके बदले में वो वैल्यू फैच करती है। तो वैल्यू इंडिया में ही रहेगी, इंडियंस के पास रहेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, अपना नेशन स्ट्रेंथेंड होगा। ओके, इसको कहते हैं कि जो भी मुनाफा आप कमाएंगे आप उसको प्लो बैक करेंगे। प्लो बैक, वो मुल्क का मुनाफा मुल्क में रह जाएगा। जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की सरकार तरक्की करेगी, उस मुल्क के इंडिविजुअल्स तरक्की करेंगे, उस मुल्क की कॉरपोरेशन से ऑर्गेनाइजेशंस तरक्की करेगी, तो उस मुल्क की कमाइयाँ, आमदनियाँ उसी मुल्क में रह जाएंगी।
So you can plow back, you can retain your profits, your values, your earnings, and it will ultimately become that earning, that wealth, that value will ultimately become the capital for the further development of that country. वही कैपिटल बनेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो हमको किसी के भी आगे हमारी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरतों के लिए जो पूंजी चाहिए उसके लिए हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। हमारे पास खुद का सेल्फ जनरेटेड इनफ कैपिटल होगा फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि पूंजी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे मुख्य आवश्यकता है। द कैपिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, हम हमेशा चाहेंगे कि जो भी हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं उनसे ये बेनिफिट 100% हमें मिलना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और वो हमारे लिए हो। मतलब उस एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम जनरेट हो वो इनकम नेटिव्स की हो, इंडियंस की हो, तो वो इनकम भी अल्टीमेटली इंडियंस के पास जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, नेशन स्ट्रेंथन होगा और उनकी इनकम का एक हिस्सा दे कैन यूज़ एज अ सेविंग एंड दैट सेविंग विल बिकम कैपिटल फॉर द इंडिया। वो बचत भी देश के लिए नेशनल सेविंग्स का काम करेगी और वो देश के लिए पूंजी का काम करेगी और देश फिर से फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसे यूटिलाइज कर पाएगा। तो उद्योग धंधों का मुनाफा, लोगों को जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से वैल्यू अर्न हो रही है, इट विल बिकम देयर इनकम, इट विल बिकम देयर प्रॉफिट। ओके, एंड अल्टीमेटली अपना जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, जीवन के स्तर को बेहतर करने के बाद शेष बचा हुआ पैसा पूंजी के रूप में इस्तेमाल होता है। आप अपने उद्योग के विस्तार के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ करने से इंडियन इकोनॉमी का साइज़ एक्सपेंड होगा, नेशन स्ट्रेंथेंड होगा। सेकंड, कोई भी रिसोर्स आपने यूज़ किया है जिसकी मदद से आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, तो उसका दूसरा पहलू है आपने लोगों की पार्टिसिपेशन से ही किया होगा रोज़गार। तो रोज़गार किसको मिल रहा है, यानी कि ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे ये तय होता है आमदनी किसकी जेब में जा रही है। भारतीयों की जेब में जा रही, और भारतीयों की जेब में जब आमदनी जाएगी तो उसका सीधा रिज़ल्ट ये है उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, राष्ट्र मजबूत होगा और सबसे बड़ी बात, जो बचत उनके पास आएगी वो देश के लिए पूंजी का काम करेगी। जब हमारे देश में अच्छी कैपिटल फॉर्मेशन होने लग जाएगी, पूंजी निर्माण, हम अल्टीमेटली एक सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी में बदलना शुरू हो जाते हैं। और ये है एक बड़ा पहलू जो सॉवरेनिटी लाता है। ये चीज़ किसी भी देश के लिए सॉवरेनिटी का एलिमेंट बनता है। ओके, संप्रभुता का एलिमेंट बनता है क्योंकि आप किसी के आगे भी झुक नहीं रहे हैं पूंजी के लिए, आप किसी के आगे भी झुक नहीं रहे हैं अपनी इकोनॉमी के एक्सपेंशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, यू आर नॉट। तो दैट इज़ वाई दिस एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समस्या कब आती है? जब हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था का कोई आकार या साइज़ नहीं है, उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, फिर हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, फर्दर नौकरियों के निर्माण के लिए, अपने डिफेंस, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स के लिए जो भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उनके लिए लोगों के आगे झुकना पड़ता है। एक शर्त ये होती है कि या तो इन चीज़ों का निर्माण आप करें, और दूसरी शर्त ये होती है कि या आपके पास पैसा इतना हो कि निर्माण दुनिया में कोई भी करे आप उसे फैच कर सके। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब यहाँ पर जब हमने इस एस्पेक्ट को स्टडी किया तो यहाँ से आंसर मिलता है कि इंडिया ने क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जो शुरुआती 40 वर्षों तक 1950 से 1990 तक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड बैरियर अपनाए, वो क्यों अपनाए उसका पहले जवाब ये था। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले ऑलमोस्ट 190 ईयर्स, 200 साल तक भारत एक कॉलोनियल इकोनॉमी की तरह फंक्शन कर रहा था।
जब आप कॉलोनियल इकोनॉमी की तरह फंक्शन कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, तो वो अपने कॉलोनियल वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहे थे। और कॉलोनियल वेस्टेड इंटरेस्ट क्या कहते हैं? कॉलोनियल वेस्टेड इंटरेस्ट कहते थे कि इंडिया में जो कोई भी इन्वेस्टमेंट ब्रिटिशर्स करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस इंडियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होगा, कैपिटलाइज करना होगा फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटेन, या सीधे सीधे कॉलोनियल मास्टर। तो ऐसे में इकोनॉमिक ड्रेन हुआ। इकोनॉमिक ड्रेन हुआ। कैसे हुआ इकोनॉमिक ड्रेन? मेन एस्पेक्ट, ब्रिटिशर्स इंडिया में जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे रहे हैं या जुडिशियल सर्विसेज दे रहे हैं, लीगल सर्विसेज, वट एवर दे आर डूइंग, डिफेंस सर्विसेज, उसके लिए वो हेविली हाई सैलरी पर अपने ओरिजिन के, अपने मुल्क के लोगों को या फिर यूरोपियन ओरिजिन के लोगों को एम्प्लॉय करते थे। ये उनका एजेंडा हुआ करता था। क्यों करते थे? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में पैदा भारी मात्रा में जो धन है वो सैलरी की फॉर्म में, इनकम की फॉर्म में ब्रिटेन पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? ब्रिटेन पहुंच जाए। तो ऐसे में कॉलोनियल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भारत ने ये देखा कि जब विदेशी मुल्क अपने इंटरेस्ट से वर्क करेगा तो यहाँ पर जो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, उस एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट नेटिव्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस एम्प्लॉयमेंट का लार्जर शेयर ऑक्यूपाई करेंगे फॉरेनर्स, और धन होगा भारत का। क्यों? क्योंकि इंडियन लैंड पे इंडियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ही वो वेल्थ जनरेट हुई है, और उस वेल्थ का लार्जर शेयर सैलरीज की फॉर्म में ब्रिटेन ले जाया गया। इस तरह से इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, भारत से धन की निकासी की गई। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, भारत में आए, इंडस्ट्री लगाई, इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन लैंड, इंडियन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इंडियन रॉ मटेरियल और इंडियन लेबर को यूटिलाइज़ किया। ये सब इंडिया में यूटिलाइज़ करके जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया, सपोज़ कीजिए जो भी गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस की, उसे वर्ल्ड वाइड बेचा, उससे मुनाफा कमाया, और वो मुनाफा ब्रिटिश कंपनीज़ अपने मुल्क ले जाती थी, ना कि भारत के विकास के लिए भारतीय लोगों पर लगता था। तो इस तरह से भी वट एवर द इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड इनटू द इंडिया, उस इन्वेस्टमेंट का एजेंडा होता था कि कैसे और बेटर एक्सप्लॉइट किया जा सके इंडियन रिसोर्सेज को, इंडियन लेबर फोर्स को, इंडियन पॉलिटिकल्स, इंडियन ज्योग्राफिकल पोजीशन को, इंडियन एनवायरनमेंट को। जैसे खेती बाड़ी में वो लोग निवेश करते थे, यहाँ पर कॉटन उगवाते थे, यहाँ से इंडिगो उगवाते थे, यहाँ पर टबैको उगवाते थे, चाय उगवाते थे। तो यहाँ पर एक बड़ी निवेश जो अंग्रेज़ों की थी वो इस रूप में थी, जिसको आप समझ लीजिए एस्टेट्स। तो एस्टेट्स फार्मिंग करते थे, जिसमें कमर्शियल फार्मिंग होती थी, प्लांट्स उगाए जाते थे कमर्शियल पर्पस के लिए। तो जितना भी निवेश वो करते थे, उस निवेश का, इन्वेस्टमेंट का एजेंडा क्या रहता था कि भारतीय किसानों से, भारतीय लेबर से अनाज उगवा लिया जाएगा, फसलें उगवा ली जाएंगी, उनको बिल्कुल औने पौने दामों का भुगतान, बिल्कुल औने पौने दामों का भुगतान, और उन फसलों से विश्व भर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग का लार्जेस्ट शेयर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट। ओके, ये इन्हीं क्षेत्रों तक नहीं रहा, आगे जा कर के कई तरह के और उद्योगों में भी विदेशी निवेश हुआ, उनकी भी स्टोरी यही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की गई, उसकी भी स्टोरी यही थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बंदरगाहों का विकास किया, पोर्ट्स का डेवलपमेंट फर्स्ट, और सेकंड रेलवेज़ का डेवलपमेंट, ये दो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हैं। उसका एजेंडा क्या था? ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स कैसे इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन्स में डीपली पेनिट्रेट करें, इसके लिए रेलवे चाहिए था। और ब्रिटिश इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज डीप पॉकेट्स में से कैसे एक्सप्लॉइट किए जाएं, उसके लिए भी रेलवे ज़रूरी था।
तो भारत के अंदरूनी इलाकों के बाज़ारों को ब्रिटिश गुड्स पेनिट्रेट कर पाएँ और भारत के रिमोट एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल के पदार्थ कैसे उन रेलगाड़ियों पर लाद के बंदरगाहों तक लाए जाएं, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी थी ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ज़रूरी था और उस रूप में उन्होंने रेलवे का विकास किया। इस रेलवे के विकास का उद्देश्य क्या है, इसका औचित्य क्या है, इसका एजेंडा, इसका ऑब्जेक्टिव है ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी के वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करना, भारतीयों का विकास नहीं, भारतीय उद्योग धंधों का विकास नहीं। इसका उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको। जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत में बैंकिंग सिस्टम को बड़े स्तर पर रेगुलराइज्ड मैनर में जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसे इस्टेब्लिश किया। सेकंड, ब्रिटिशर्स ने इंश्योरेंस कंपनीज स्थापित की ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स इंश्योर किया जा सके लॉन्ग डिस्टेंस पे। जब भारतीय घराने अपने दम पर अपना उद्योग खड़ा कर गए थे तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के स्थापित बैंक, ब्रिटिश पैसे से स्थापित बैंक भारतीयों को बहुत भारी दर पर, बहुत ज़्यादा रेट पर लोन दिया करते थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन जो उन्हीं लोगों की भारत में इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें बहुत सस्ती दर पर लोन दिया जाता था। तो जो कैपिटल अवेलेबल था वो यूरोपियंस को एंड ब्रिटिशर्स को बहुत लो रेट पर अवेलेबल था, इंडियंस को बहुत हैवी रेट पे, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं थी। अच्छा, सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये था कि जो इंडियन गुड्स थी उनकी सप्लाई इंश्योरेंस में कवर होती थी, लेकिन इंश्योरेंस की कीमतें कई गुना ज़्यादा होती थी, लेकिन ब्रिटिश गुड्स और यूरोपियन गुड्स की इंश्योरेंस कीमतें बहुत कम हुआ करती थी। तो इस तरह से इंडियन प्लेयर को खड़ा नहीं होने दिया गया, उसे मजबूत नहीं बनने दिया गया, ताकि इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन रिसोर्सेज पे, इंडियन लेबर फोर्स पे मैक्सिमम कंट्रोल यूरोपियन एंड ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट का, ब्रिटिश इकोनॉमी का हो, ताकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व हों, रोज़गार को लेकर के, मार्केट्स कैप्चर करने को लेकर के, वेल्थ क्रिएशन को लेकर के, अनहिंडर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल को लेकर के उनके इंटरेस्ट कवर होते रहें। ये सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत से भारी पैमाने पर धन की निकासी हुई, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को खड़ा नहीं होने दिया गया, इंडियन प्लेयर को सस्टेन नहीं करने दिया गया। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया जो भारतीय इकोनॉमी के लिए और भारतीय लोगों के लिए लाभदायक नहीं था। उनकी इकोनॉमी उनके लोगों के लिए लाभदायक था, लेकिन ज़मीनें भारत की इस्तेमाल हो रही थी रेलवे लाइन के लिए, पेड़ भारत का कट रहा था स्लीपर्स बिछाने के लिए, 2 रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए, लेबर भारतीयों की लग रही थी, सारे संसाधन भारत के थे, पर वो भारतीयों के हितों में काम नहीं कर रही थी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब देश आज़ाद होता है उस समय में जो नीति निर्माण करता है भारत के पॉलिसी मेकर्स, वो इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ एक ही तो बदलाव आया है कि भारत आज़ाद हुआ है, बस अंग्रेज चले गए, दैट्स ऑल। लेकिन क्या भारत सक्षम है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी विदेशी इंटरफेरेंस के बिना? और अगर विदेशी इंटरफेरेंस होती हैं तो फिर भारत कितना का कैपेबल हो जाता है मात्र आज़ाद हो जाने से उन मुल्कों से निपटने के लिए? नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नीतियों के माध्यम से, पॉलिसीज़ के माध्यम से किसी को इंटरवीन करने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉलिसी के माध्यम से हम इंटरवेंशन नहीं रोकते, उनकी ओपन प्लेटफॉर्म ऑफ़र करते हैं, तो अपनी कई 100 वर्षों की कैपिटल जो एक्युमुलेट किया उसके दम पर, अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के कारण, उनके द्वारा जो वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर्ड है उसके कारण, उनके पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, टेक्निकल नो हाउ है उसके कारण, उनके जो ब्रांड्स डेवलप हो चुके हैं उन ब्रांड्स के कारण, अगर ओपन प्लेटफॉर्म ऑफ़र करते हैं तो डेफिनेटली जिस मायने में चाहते हैं भारतीय रिसोर्सेज, भारतीय लेबर, भारतीय पूंजी, कैपिटल, हाउस होल्ड सेविंग्स को वो इस्तेमाल करेंगे अपने हितों के लिए। सरकार रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अगर प्रोक्लेम्ड मैनर में ही हमारी पॉलिसी ओपन इकोनॉमी होगी तो फिर ऐसे में कोई विकसित हो रहा है तो हम उसे रोकेंगे कैसे? क्योंकि हमारी तो नीति ही ये है ना, खुला व्यापार। तो फिर खुला व्यापार की, खुले निवेश की अगर नीति है, खुले व्यापार की, खुले निवेश की अगर नीति है
तो एक बार फिर व्यक्ति प्रगति करने लग गया तो फिर नहीं ना रोक सकते हम उसको ये कह के कि तुम प्रगति कर रहे हो इसलिए हम नीति रोकने जा रहे हैं, ये नहीं ना कह सकते। ये कैसे काम करता है आइए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। सपोज कीजिए कि इंडिया ने एक मॉडल ये अपनाया कि इंडिया असेंशियल आइटम्स को छोड़ करके जैसे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग गुड्स, मशीन्स, इन चीज़ों को छोड़ करके बाकी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेगा, तो ट्रेड में बैरियर्स हैं। अच्छा, दूसरी तरफ निवेश भी नहीं सीधे करने देगा कि कोई यहाँ आकर के मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई यहाँ आकर के सप्लाई करे, प्रोड्यूस करे, नहीं, ऐसा भी नहीं करने देंगे। दोनों चीज़ों में बैरियर है। मैं उदाहरण बताता हूँ कैसे। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, इस वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिकन्स यूरोप में थे तो यूरोप की जैसी टोपोग्राफी है, रोलिंग टोपोग्राफी, माउंटेन्स, देन हिल्स, देन डीप एरियाज, वैलीज, तो उनको हर तरह के टोपोग्राफी पर जाने के लिए कुछ खास तरह के वाहनों की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने अपनी सरकार को रिक्वेस्ट डाली। सरकार ने अमेरिकन बैंटम नाम की कंपनी से बात की। उस कंपनी ने जीप बनाई, जीप CJ2, जीप CJ4, जीप CJ5 बाद में आएगी। ये शुरुआती जीप जब बैंटम की बनाई हुई, उस जीप की धाक जमने लगी यूरोप की किन्हीं भी सड़कों पे, मतलब किन्हीं भी पहाड़ों पे चढ़ रही है वो, किन्हीं भी एरिया में। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आगे फर्दर दिए गए विली को और फोर्ड को, तो 3 कंपनीज़ ने मिलकर के जीप बनानी शुरू की और दुनिया भर में जीप बनाई। विली ने वर्ल्ड वार 2 के बाद सिविलियंस के लिए भी जीप बनाना कंटिन्यू रखा और दुनिया भर में विली की जीप्स चली हैं, आप सबने देखा भी है। भारत में इन्हीं वर्षों के दौरान 1947 में भारत आज़ाद हो गया, 1948 ऑनवर्ड्स भी आपको विली की जीप मिलेगी, लेकिन कौन बना रहा है? विली को करार करना पड़ा भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा से। ये विली की मजबूरी थी, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी के क्लोज होने के कारण विली सीधे भारत आकर के इस चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता था। तो पहला इन्वेस्टमेंट पे बैरियर था, फर्स्ट क्लियर। अच्छा, सेकंड ट्रेड पे भी बैरियर था। अगर आती तो 200 गुना इंपोर्ट ड्यूटी लगती, फिर वो इतनी महंगी हो जाती कि कोई लेता ही नहीं। अब विली को भारतीय बाजार नज़र आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी का साइज़ नज़र आ रहा है कि इंडियन डिफेंस का साइज़ अभी बड़ा होना है, और वर्ल्ड वार 2 में जो धाक जमाई है जीप ने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में, इसको हर पुलिस, हर सेना लेना चाह रही है दुनिया की। और जितना साइज़ इंडिया का है, जितना साइज़ चाइना का है, ये तो हर हाल में इसे लेंगे और सालों तक इसकी खपत है। हम इस मार्केट को कैसे छोड़ें? तो अब जो पॉलिसी हमने अपनाई है वो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, रिस्ट्रिक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। अगर ये ना होती तो विली आती, यहाँ पे प्रोड्यूस करती, खुद बनाती, खुद बेचती, जितना मुनाफा होता ले जाती, अपने मुल्क से जितने टेक्नीशियन, इंजीनियर लाना चाहती लाती, यहाँ पर अप्लाई करती, और यहाँ के उस समय की सरकारों को हो सकता है रोज़गार का आंकड़ा दिखा करके या निवेश का आंकड़ा दिखा करके, कई चीज़ें दिखा करके इस बात पे सहमत भी करा लेती कि हमें रोकना या हमें ना आने देना या हमें अब वापस भेजना आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि या तो इतना रोज़गार चला जाएगा या इतना निवेश चला जाएगा। ये ठीक नहीं, भारत के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका बिल्कुल उलट, भारत की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के कारण ये मजबूरी पैदा हुई कि विली को अगर अब भारत में अपनी गाड़ी बेचनी है, उसे भारत में कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। तो एक पॉसिबल सिनेरियो दुनिया में ये होता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर इंडिया ऐसी पॉलिसीज़ ना अपनाता कि विदेशी कंपनियां सीधे निवेश करती या सीधे अपने सामान बेचती। लेकिन फिर पॉसिबल सिनेरियो ये बना कि विदेशी कंपनियों को या तो हमें चूज़ करना पड़ा सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर, या विदेशी कंपनियों को हमारे साथ एग्रीमेंट्स करने पड़े, साझेदारी करनी पड़ी। इनका सीधा सीधा नतीजा ये निकला, आज आपके सामने है कि महिंद्रा कहाँ खड़ा है, बताइए मुझे। आज महिंद्रा का साइज़, स्केल, एक्सपर्टीज़ कहाँ खड़ी है? 1976-77 में जाकर के महिंद्रा ने अपने ब्रांड के तहत अपनी इंडिपेंडेंट जीप लॉन्च की थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके पहले इतने वर्षों तक विली के बैनर के तले जीप चल रही थी। उसके बाद महिंद्रा ने अपनी लॉन्च की, और फिर उसके बाद आती रही, मार्शल आई, कमांडर आई, मेजर आई,
क्लासिक आई और फिर 2010 में थार आई, दैट्स ऑल। थार जो कि CJ5 का ही मौजूदा वर्जन है, द विली CJ5, ओके। लेकिन महिंद्रा के पास वो एक्सपर्टीज़, महिंद्रा के पास वो नॉलेज, महिंद्रा के पास वो समय, कैपिटल यूटिलाइजेशन, महिंद्रा की एक्सपर्टीज़ डेवलपमेंट किस कारण से इन वर्षों के दौरान हुई? क्योंकि महिंद्रा को एक फाउंड्री के रूप में, एक प्रोडक्शन सेंटर के रूप में काम करना था विली के लिए, क्योंकि विली देख रही थी कि बाज़ार है भारत में, और महिंद्रा डेवलप हुआ। अब आप सारे उद्योग धंधों में इस फेनोमेना को लगा के देखो कि अगर विदेशी कंपनी को दिखता है कि भारत में मुनाफा है तो आओ करो भारत में निवेश, भारतीय उद्योगपति को खड़ा करो, भारतीय स्किल सेट पर वर्क करने की कोशिश करो, और भारतीय उद्योगपति खड़ा होगा, भारतीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, भारतीय ज़मीन खरीदेगा, भारतीय ज़मीन खरीदने के बाद जब उस ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी तो किसी भारतीय के पास ही ना मुनाफा आएगा, जब कंपनी भी चलेगी तो भारतीय के पास ही मुनाफा रहेगा, भारत का रॉ मटेरियल है, भारतीय इंडस्ट्री में यूटिलाइज होगा। तो ये सारी चीज़ें करने से एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर क्रिएट होगा, जैसे उद्योग के रूप में महिंद्रा खड़ा हुआ। महिंद्रा ने भारत के अलग अलग जगहों पे अपने प्लांट लगाए, और आज की डेट में महिंद्रा जो मुनाफे कमाता है, महिंद्रा जिन लोगों को रोज़गार देता है, वो सारी चीज़ों में भारतीय कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सेम स्टोरी विद द टाटा। सो कुल मिलाकर के ये ना होता, ये डिलीट कर देते, विली आती, भारत में प्रोडक्शन करती, पहले यहाँ पर प्रोड्यूस हुई गाड़ियाँ दुनिया भर में बेचती, जैसे बाद में फोर्ड ने किया। 1997 में फोर्ड आया, भारत में निवेश किया, यहाँ से गाड़ियाँ दुनिया भर में बेची। विली भी तब ऐसा करती, और वो ऐसा करती तो जितना भी उसे मुनाफा आता उसे ले करके वो अमेरिका जाती। ये फर्स्ट एस्पेक्ट, उसका सारा मुनाफा, वो एक अमेरिकन कंपनी है ना, वो अपने मुनाफे पर जो टैक्स कटवाएगी वो अमेरिका में कटवाएगी ना, अपनी आमदनियों पर। जो उसकी आमदनी है, मुनाफा है, वो भी अमेरिका के लिए है ना। वो उस पैसे से बड़े मैंशंस, बड़े बंगले अमेरिका में खरीदेंगे ना, उसके लिए स्टाम्प ड्यूटी अमेरिकन सरकार को जाएगी ना, वो बड़ी बड़ी लग्जरी चीज़ों की डिमांड अमेरिका में जाके करेंगे ना, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में घूमना, बड़े बड़े लाइफस्टाइल वो अमेरिका में पैदा करेंगे ना, मुनाफा अमेरिका का होगा। लेकिन लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड इंडिया का यूटिलाइज होगा। और क्या हम उस समय में बतौर सरकार इतनी पोजीशन में होते हैं कि हम उनसे इतनी सख्त शर्तों पर बात कर लें कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लेबर एंगेज करें, लेबर को सारे बेनिफिट्स दें, बहुत अच्छी कीमतों पर लैंड कंपनसेशन दें, ज़मीनें एक्वायर करें? और क्या हम उन्हें ज़मीनें एक्वायर करने की अथॉरिटी भी दे सकते हैं उस समय में? जो मुल्क अभी अभी 200 वर्षों की गुलामी से निकला है, क्या वो ये कर सकता है? नहीं कर सकता है। सो द आइडिया इज़ कि इंडिया ने ये जो कॉन्सेप्ट सफ़र किया, ये भारत के सामने था, भारत इसकी सफरिंग से ही निकला था, और अब बहुत ज़रूरी था कि एक एक पाई जो भारत की है वो भारत में बचाई जाए, भारत में रखी जाए, ताकि भारत आगे उसी से अपने निर्माण के चक्र को बढ़ाए। दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। यही कारण था कि कई विदेशी निवेश और कई तरह के विदेशी व्यापार को भारत ने रोका, क्योंकि भारत ये चाहता था इंडियन इंडस्ट्रीज़ ग्रो करें, इंडियंस ग्रो करें। दैट वाज द मेन आइडिया, ताकि एक समय के बाद हम टेक्निकल नो हाउ में, एक्सपर्टीज़ में, मार्केट साइज़ में, कैपिटल फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन साइज़ में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में वर्ल्ड लेवल पर compete करें, एक सेल्फ सस्टेन्ड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आ जाए, और फिर इसको हमें लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के द्वारा कोई टैरिफ बैरियर्स ना लगाने पड़े। भारत स्वयं उस स्तर तक पहुँचे कि वो ग्लोबली compete कर सके। आज भारत की गाड़ियाँ भारत में ही होंडा से, हुंडई से, स्कोडा से, वॉक्सवैगन से, टोयोटा से, हर किसी से compete कर रही हैं, चाहे वो मारुति है, चाहे वो टाटा है, चाहे वो महिंद्रा है। तीनों ब्रांड compete कर रहे हैं खुले तौर पर, कोई प्रोटेक्शन नहीं है फ़िलहाल, और बेहतरीन कंपटीशन है आपके सामने है, ज़बरदस्त कंपटीशन। और लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों में ना आ पाते अगर ऐसी योजना शायद ना अपनाई गई होती। ऐसा तब माइंडसेट था।
ओके, इतनी बात क्लियर। तो दैट वाज द मेन आइडिया। इसके अलावा जो बहुत सारे आइडिया, वो क्या, सेकंड वेरी बिग आइडिया वाज, इंडिया के पास रिसोर्सेज उस समय में, एक तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन बेनिफिट वाला तो अभी सारा समझा दिया कि उसका उद्देश्य क्या था, लार्जर मैनर में आप ऐसे समझ जाएंगे अब। सेकंड इज रिसोर्सेज वर वेरी वेरी लिमिटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया के पास रिसोर्सेज वर वेरी लिमिटेड, क्यों? क्योंकि 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन के कारण ना तो भारत में टेक्नोलॉजी वाइज कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हुई थी, फर्स्ट, ना भारत में बेसिक इंडस्ट्री वाइज कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हुई थी, सेकंड, और ना ही भारत में कोई ऐसा स्किल्ड वर्क फोर्स क्रिएट किया गया था, और ना ही एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की जैसी कोई जापान ने की थी। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में। तो ऐसे में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, इट वाज लिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड। तो जब कोई सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज में होती है, वो सोसाइटी ऑलवेज ये विचार करती है कि इन रिसोर्सेज को ही अगर खर्चना है, जैसे आपकी जेब में 100 रुपया है और आपको मौसम बदलने के कारण तुरंत एलर्जिक ट्रिगर होता है, आप ये जानते भी हैं कि मानसून के दिन है, अब आप इस बात 100 ही रुपया है और कुछ है ही नहीं, और ज़रूरत पड़ सकती है दवा की, दवा भी ख़त्म हुई है और मन कर सकता है बर्गर खाने का। अब आप इस 100 रुपये को कैसे प्रयोग में लाते हैं, ये बड़ा सवाल है। आप पहले अपनी एसेंशियल फुलफ़िल करेंगे, लाइफ सस्टेन कराएंगे, या अभी आप अपने मुंह का स्वाद यानी कि बर्गर खा लेंगे? क्योंकि फैक्ट ये है कि रुपया 100 ही है। ये नहीं होगा कि बर्गर खाने के बाद भीख मांग लेंगे तो किसी मिल जाएगा। 100 ही रुपया है टोटल। बर्गर खा लिया तो फिर, और अगर बारिश पड़ गई और अगर सांस उखड़ गई, मौत तय है। फिर मैं मानता हूँ व्यक्ति अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। तो रिसोर्सेज वर वेरी लिमिटेड, ओके। माइनिंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, लिमिटेड। पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, इरिगेशन नेटवर्क was limited. Skilled workforce was limited. Schools, colleges, hospitals were very very limited. The very limited resource was, that is the capital, पूंजी। पूंजी was very very limited. जब किसी सोसाइटी में रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हों, जिनमें ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स के सामने ऑलवेज सिचुएशन होती है कि उन रिसोर्सेज को फौरी तौर पर अभी किन क्षेत्रों में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको किधर चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया डिसाइडेड कि हमारे पास लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, हमारे पास लिमिटेड अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इसको हम उन क्षेत्रों के विकास में लगाना चाहते हैं जिन क्षेत्रों से ऑटोमेटिकली भारतीय अर्थव्यवस्था आगे विकसित होती रहेगी। जैसे मैं आपको रोज़ 100 रुपया देने की बजाय आपको ऐसी कोई मशीन और उसे ऑपरेट करने का स्किल सेट देना चाहूँगा जिससे आप हमेशा अपने लिए 200-300 कमा सकें। मतलब आपको सेल्फ सस्टेन्ड बना देना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही इकोनॉमी को बनाया जाता है। अगर भारत उस समय में सड़कों का जाल बिछाता, रेलवे का भारत के हितों में एक्सपेंशन करता, बिजली का निर्माण करता, बिजली के खंभे लगाने, पावर स्टेशन, सब स्टेशंस को लगाना, भारत अगर उस समय देश भर के लिए आयरन जो रॉड होती हैं, जिसे रोलिंग स्टॉक्स कहते हैं, उसके कारखाने लगाता, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स के कारखाने लगाता, हैवी इंजीनियरिंग, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मोटी मोटी तारें जो लगती हैं उनके कारखाने लगाता, ये सारी चीज़ों के कारखाने अगर लगते तो ये कारखाने आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी की ज़रूरतों को पूरा करते। तो इंडिया के पास हाउस होल्ड सेविंग्स के रूप में, टैक्स बेस के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में, नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करने के रूप में, वो नेचुरल रिसोर्सेज, एवरीथिंग वाज वेरी लिमिटेड। और उस लिमिटेड रिसोर्स बेस को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, जो कि आगे जाके फिर सॉवरेनिटी का एलिमेंट भी बनेगा। इसलिए इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को क्लोज्ड रखा। क्यों क्लोज्ड रखा? अगर इकोनॉमी खुली रहती, उस समय में जिस भी तरह का एक समाज संपन्न था, जिस भी तरह का एक समाज जो कि संपन्न था, वो हर तरह की कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट अगर करता तो वो चीज़ें इंपोर्ट कराने के बदले में हमें उन्हें फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता।
हमें उन्हें फ़ॉरेन करेंसी देनी पड़ती। क्या देश के फ़ॉरेन एक्सचेंज उस समय में उन कामों के लिए उपलब्ध थे? क्या हमें फर्टिलाइज़र मंगाने थे, हमें पेट्रोलियम मंगाना था, हमें पेट्रोलियम जिस क्षेत्र में यूटिलाइज़ कराना है वहीं कराना था, या उसके अलावा भी करने देना था? तो हर चीज़ पर रैशनिंग थी, हर चीज़ पर लिमिट थी कि कितनी मात्रा में चीज़ मिलेगी। एक समय में तय था कि कितना डीजल मिलेगा, कितना पेट्रोल मिलेगा, कितना कोटा है किसी का, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता था। ये सारी रैशनिंग हमने की, ये सारी प्रायोरिटीज़ हमने डिसाइड की, सेक्टर्स डिसाइड किए, इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड की। कारण हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, हम उन्हें रेकलेसली यूज़ नहीं कर सकते थे। हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था कि हम अनहिंडर्ड डिमांड ऑफ द इंडियन सोसाइटी को सर्व करते जाते पेट्रोलियम इंपोर्ट करा के। नो, हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि हम हर तरह की कंज्यूमर बेस और लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट कराने की ज़रूरतों को पूरा कर पाते। नो, हमें देखना था कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अभी 2 वक्त के खाने के लिए भी तरस रहा है। हमें देखना था कि हमें खेती बाड़ी के क्षेत्र का विकास करना है, जिसके लिए हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंपोर्ट करने हैं, पैसा उसके लिए भी चाहिए। हमें उसको आगे सस्टेन कराने के लिए फर्टिलाइज़र्स हैवीली इंपोर्ट करने हैं, पैसा उसके लिए भी चाहिए। तो हमें तो पैसा इन चीज़ों के लिए चाहिए। हमें देश भर में ये फैसिलिटेट हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा चाहिए। हमें ये सब फैसिलिटेट होने के बाद जिस तरह की इंडस्ट्री डेवलप होनी है वो डेवलप हो, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, बैंकों को जैसा पैसा बैंकों में डालना है, अभी तो पैसा उसके लिए चाहिए, रिसोर्स उसके लिए चाहिए। तो इंडियन एक्सप्लॉयटेशन जो हुई इकोनॉमी की, उसके बाद नए सिरे से भारतीय उद्योग जगत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय किसानी क्षेत्र को खड़े होना था। इसके लिए रिसोर्स लिमिटेड जब होते हैं तो किस डायरेक्शन में चैनलाइज किए जाने हैं, ये सबसे क्रूशल डिसीजन होता है। ऐसे में ये तय किया गया कि हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस पर चीज़ें बाज़ार में देंगे, हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस में चीज़ें बाज़ार में देंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस पे चीज़ें बाज़ार में देंगे, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस उसी तरह से सीमित दाम पे इंडस्ट्रीज़ को चीज़ भी मिलनी चाहिए। इंडस्ट्री जो बना रही है वो सीमित दामों में बाज़ार में बेच रही है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कितने में प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी कीमत में देना है। ये तो तभी हो सकता है जब सारे सिस्टम ऑफ सप्लाई चेन को कंट्रोल किया जाए, इनपुट एंड आउटपुट दोनों कंट्रोल किए जाएं। और इसी कारण से हैविली पब्लिक सेक्टर ने कंट्रोल किया और पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ थी शुरुआती समय में। तो ऐसे में दैट वाज द क्रूशल रिक्वायरमेंट। अब एक प्राइवेट प्लेयर आ गया। प्राइवेट प्लेयर, आपके यहाँ पर लेबर लॉज की खामियां हैं, आपके यहाँ पर अभी इन्वायरमेंटल लॉज की खामियां हैं, कमज़ोर है, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहता है। समाज, जनता भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ है, और शुरुआती समयों की सरकारें हैं, अभी लोकतंत्र और आज़ादी अभी मैच्योर नहीं हुई। ऐसे में अगर प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पर आए और वो भी एक स्टील प्लांट लगाए, विदेश का प्राइवेट, मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ आए और वो भी एक स्टील प्लांट लगाए, और आप सरकार भी स्टील प्लांट लगा रही है। ऐसे में अगर किसी तरह से भी प्राइवेट प्लेयर ने बहुत अग्रेसिवली परचेज करना शुरू किया है इनपुट, तो वो एक हाई लेवल डिमांड क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उतनी अग्रेसिव प्राइसिंग पर भी वो ग्लोबली जब सेल कर रहा है तो उसके मुनाफे अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि उसे अदर फैक्टर्स में भारत में बहुत नरमी महसूस हो रही है, जो कि उसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ती लेबर के रूप में, एनवायरमेंटल लॉज के रूप में, यूरोप में भी, क्योंकि वहाँ का समाज बहुत पहले चेतन हो गया था, वहाँ मूवमेंट्स बहुत पुरानी खड़ी हो गई थी, भारत में तो अभी थी नहीं। ऐसे में वो यहाँ पर आकर के जब वो बहुत अग्रेसिवली परचेज करेगा, रॉ मटेरियल, कैपिटल, पूंजी, हर चीज़, तो वो हर चीज़ की कीमत बढ़ा सकता है। अब इस तरफ से जब वो ये कर रहा है और वो पैदा हुई चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेच रहा है, आपके रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है और मुनाफा कमा के अपने मुल्क में ले जा रहा है, लेकिन इस तरफ दूसरी तरफ बाज़ार में सरकार उससे कॉम्पीट कर रही है। जितनी प्राइस एस्केलेट होता जाएगा, सरकार को उतने हैवी प्राइजेस मार्केट को पे करने पड़ेंगे, यानी कि उतनी सब्सिडीज़। क्यों उतनी सब्सिडीज़? क्योंकि सरकार एक कीमत से ज़्यादा में बेच नहीं सकती ना, क्योंकि सरकार का काम है सामाजिक न्याय करना। प्राइवेट प्लेयर आएगा, पॉसिबिलिटी है कि वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब लेटिंग के माध्यम से कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स करे। विदेशी प्राइवेट प्लेयर जब आ रहा है कम्पीट करने के लिए ओपनली, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये नहीं कर सकती, उसे सोशल जस्टिस के नाम पर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है,
उनको हर तरह के बेनिफिट्स देने हैं, तो सरकार पर लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो फॉरेन प्लेयर है उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ नहीं है उतनी ज़्यादा। तो कुल लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से कैजुअल मैनर में ज़्यादा रोज़गार पैदा कर रहा है, और किसी भी तरह से इतने बड़े मुल्क में तो सरकार सारा रोज़गार नहीं दे पा रही, तो बहुत बड़ा तबका बेरोज़गार है, उसे तो किसी भी हाल में जॉब चाहिए, उसे तो किसी भी हाल में जॉब चाहिए। तो अल्टीमेटली कंडीशन क्रिएट क्या हो रही है कि सरकार की लायबिलिटीज़ बड़ी हैं, सरकार अपनी मन माफिक कीमत पे ना बेच सकती है, सरकार ना अपनी मर्जी से कैजुअलाइजेशन कर सकती है, और सरकार को मार्केट रेट पर चीज़ें खरीदनी भी हैं, क्योंकि जो सप्लायर हैं वो फॉरेन प्लेयर को भी दे रहे हैं और आपको भी दे रहे हैं। आप उनको डेमोक्रेटिकली रिपब्लिक कंट्री में थ्रेटन नहीं कर सकते कि हमें सस्ता दो, उसे चाहे महंगा भी दे रहे हो। नो, आपको उसे सब्सिडाइज करना होगा, मतलब आपको जो कीमतों का गैप है वो आपको पे करना पड़ेगा उसे। सो ऐसे में भारतीय रेवेन्यू पर अतिरिक्त बर्डन आता, पब्लिक सेक्टर ही कोलैप्स कर जाता, सस्टेन नहीं कर सकता। तो हमारा जो नया उद्योग धंधा अभी लग रहा था, जो कि हेविली पब्लिक सेक्टर के अंदर ही लग रहा था, वो इस तरह के ग्लोबल कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हम कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि अभी उतनी क्वालिटी हमारी गुड्स ने अटेन नहीं की थी, उतनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस अभी नहीं आई थी, हम ना तो उतने कॉस्ट कॉम्पिटिटिव थे ना क्वालिटी। तो हम तो ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते फ्री ट्रेड के नाम पर, लेकिन वो फ्री ट्रेड के नाम पर वही चीज़ें भारतीय बाज़ारों में बेचते और यहाँ आकर के प्रोड्यूस भी करते, हमारी मार्केट को भी एक्सेस करते और हमारे लैंड एंड रिसोर्सेज को भी डायरेक्टली आकर के एक्सेस करते। ऐसे में क्या ये पॉसिबल था कि इंडियन ट्रेजरी से पैसा लगा लगा करके लंबे समय तक गवर्नमेंट ऐसे फर्जी कंपटीशन में एंगेज रह के सस्टेन कर ले? नो, आप देश का दिवालिया निकल जाता, कंट्री बैंकरप्सी की ओर हो जाती, जैसा अभी श्रीलंका में हुआ, जैसा अभी पाकिस्तान में चल रहा है। ये सिचुएशन नहीं आना ये ज़रूरी है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि जो इन्फेंट स्टेट में हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें फॉरेन कंपटीशन से एक प्रोटेक्शन देना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है और चाहे वो एंसिलरी इंडस्ट्री के नाम पे प्राइवेट सेक्टर में भी है। भारतीय उद्योग धंधे का विकसित होना जरूरी है। वो कौन कर रहा है ये तो बात की बात है, सरकार कर रही है, प्राइवेट प्लेयर, ये बात की बात है। मुख्य बात है भारतीय उद्योग धंधे का खड़ा होना, और भारतीय उद्योग धंधा खड़ा हो इसके लिए भारत की कुछ यूनिक ज़रूरतें हैं, और वो ज़रूरतें ये हैं कि भारतीय बाज़ार में जो बायर है वो अभी उतना मजबूत नहीं है, अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया है बहुत। ग्रामीण इलाकों में हैंडमेड गुड्स सारी तबाह कर दी, तो जितनी भी मैनुअल इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो चुकी है। एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो चुका है, एग्रीकल्चर नॉन रेम्यूनरेटिव है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है उन्होंने किसी तरह से। तो उस सारे सेगमेंट को परचेज़ करना है चीज़, कितनी ही कीमत पे करेगा बताओ? कुछ भी कीमत पे नहीं कर पाए। लेकिन धीरे 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 देश का डेवलपमेंट होना है तो इनको बायर तो बनना ही है, और इंडिया सोशल जस्टिस भी करना चाहता है, तो रोज़गार देंगे इनको, तो कॉम्पिटेंट बनेंगे परचेजिंग पावर के माध्यम से, निवेश करेंगे ग्रामीण इलाकों में तो और रोज़गार पैदा होगा, और ताकतवर बनेंगे लोग, बहुत सस्ते दामों पे देंगे इनको, तो धीरे 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 मजबूत बनेंगे ये लोग। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे लगातार और कल्याणकारी योजनाएं साथ में चलाएंगे, पॉवर्टी एलिवेशन के नाम पर, हंगर दूर करने के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, जब ये सब चीज़ें हम करेंगे तो धीरे धीरे ये मजबूत बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ज़रूरत है अभी देश को एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में अपने बायर को प्रोटेक्ट करने की, अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, दोनों ही, और डिमांड डिसाइड करने की कि किन चीज़ों की मांग पैदा करनी है। जैसे परिवार का मुखिया कम पैसे होने पर अपने परिवार को सिखाता है कि अभी समय नहीं है, अभी हमारे पास जितना पैसा है अभी पढ़ाई पे, ठीक है, तो आप पढ़ लिख जाओ, आप प्लेस हो जाओ, फिर हम गाड़ी भी ले लेंगे, घबराओ मत आप, मैं सिक्योर हो जाऊं एक बार कि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, फिर जो पैसा बचेगा हम गाड़ी ले लेंगे। लेकिन तब तक आप बात नहीं करेंगे इसकी। देश भी ऐसा ही होता है, देश भी ऐसा ही, तो तब तक वो आपको चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों से प्रभावित ना हो जिनका रोज़मर्रा में जीवन ही गाड़ियों में बीत रहा है।
तो वो आपको समझाएंगे कि आप उनके साथ ज़्यादा बेटा मत खुला मिला करो, वरना आपको रोज़ ऐसी इच्छाएं पैदा होंगी। इसी तरह से हम भी इकोनॉमी क्लोज़ कर रहे हैं, क्लोज़ करके चल रहे हैं कि हमें ऐसे कॉम्पिटिशन्स। ये टेम्परेचर कितना है यार सर? 22 डिग्री है। तो हम भी ये कर रहे हैं कि हमें ऐसे कंपटीशन में आना ही ना पड़े कि गवर्नमेंट की एनर्जी, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज उस कंपटीशन को ही सर्व करने में एग्जॉस्ट हो जाए। गवर्नमेंट की एनर्जी, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के एफर्ट्स देश को अपलिफ्टमेंट करने में इस्तेमाल होने चाहिए थे, ग्रामीण विकास में इस्तेमाल होने चाहिए, लोगों में, भारतीयों में परचेजिंग पावर आए ऐसा होना चाहिए, भारत में उद्योग घराने बने, प्राइवेट सेक्टर ही वो होना चाहिए। ये बातें ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए हमने ये किया। ओके, तो पब्लिक सेक्टर ने लीड किया और प्राइवेट सेक्टर ने उसको फॉलो किया। दोनों को मिलकर के स्वदेशी चीज़ों का निर्माण करना था। तो हम शुरुआती 40 वर्षों में स्वदेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में लगे हुए थे, ताकि देश का धन देश में रह जाए, देश के संसाधन देश के लिए उपयोग में आ जाएं, देश का उद्योग जगत बन जाए, देश में एक कौशल संपन्न वर्कफोर्स क्रिएट हो जाए और देश में देशवासियों के द्वारा मांग पैदा की जाए। इसलिए वो इतने मजबूत हों आर्थिक तौर पर। जब 40 वर्षों में ये हो गया तो फिर हमें महसूस हुआ कि अब अगर हम प्रोटेक्शन देते हैं तो वो देश के रिसोर्सेज को वेस्ट करने जैसा है। तो अब भारत में ही पहले तो भारत सरकार निकलेगी कई काम धंधों से और प्राइवेट प्लेयर को आने देगी, और दूसरी तरफ भारत का बाज़ार विदेशी निवेश और विदेशी वस्तुओं के लिए खोल देगी, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलेगी। टैरिफ बैरियर्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बड़े कारण इसके कि दुनिया भर में डिफरेंट टाइम पे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स लीड करते हैं किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में और ऑप्टिमल लेवल पर यूटिलाइज कराने के लिए। ये वो समय आ चुका था अब जब उद्योग धंधों में हैवी टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन्स की ज़रूरत थी, बेस्ट मैनेजरियल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत थी, बेटर मार्केट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत थी। अब देश की सरकारों के सामने प्रायोरिटी ये आ चुकी थी कि देश में किस तरह से निवेश को बढ़ा करके, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके प्रोडक्शन का साइकिल बढ़ाया जाए। प्रोडक्शन का साइज़ बढ़ेगा, जब वेल्थ क्रिएशन होगा तभी लोगों की जेब में पैसा आएगा, तभी गरीबी दूर होगी, तभी जन कल्याण होगा, तभी सरकारों के पास रेवेन्यू आएगा, और तब अब आगे इकोनॉमी बढ़ पाएगी जब इनोवेशन होगा, जब रिसर्च पे काम होगा, और ये तब होगा जब कंपटीशन बढ़ेगा। तो इंडियन इंडस्ट्री जो कि 40 वर्षों से प्रोटेक्टेड थी, जो कि एक सर्टेन लेवल पर एज़ पर द गवर्नमेंट पहुंच चुकी थी, उसको फर्दर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एलपीजी सिस्टम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया 1991 में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन इकोनॉमी इनोवेटिव हो, इंडियन इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेस्ड हो, इंडियन इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करे, मतलब ऐसी मल्टीट्यूड ऑफ द एक्टिविटीज़ जो अभी हम नहीं कर रहे हैं हम वो भी करें, हम वाइडर पेनिट्रेशन करें देश के बाज़ारों में, देश के नए नए हिस्सों में बाज़ार पैदा हों, देश में ज़्यादा लोगों की परचेजिंग पावर बने और एक सेल्फ जनरेटेड इकोनॉमी अब आगे बढ़े। दैट वाज द रिक्वायरमेंट। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय हालात भी ऐसे बन गए थे, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हालात बन गए थे राजनीतिक तौर पर कि प्रोटेक्टेड इकोनॉमीज़ अब सस्टेन नहीं कर सकती थी। रशिया डिसइंटीग्रेशन की कगार पर था, सोशलिस्ट प्रोटेक्टेड मॉडल जो है वो फेल हो रहा था, क्योंकि सरकारी उद्योग जगत में करप्शंस बढ़ गए थे, सरकारी उद्योग जगत में नेपोटिज्म बढ़ता चला जा रहा था। ये समस्या का कारण था। सरकारी उद्योग जगत में ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई थी, बाबूशाही बहुत बढ़ चुकी थी। लगातार लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी अब तक की कमाई पूंजी से जो इनोवेशंस करना चाहता था, रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना चाहता था, वो प्रोग्रेस करना। महिंद्रा अब इंडिपेंडेंटली गाड़ियाँ बना करके खुले बाज़ार में खुले तौर पर रिसोर्सेज कैप्चर अर्न करके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अब अभी भी वो बहुत सारी अनुमतियों के अधीन है, अभी भी उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए परमिट चाहिए। साइज़ बढ़ाना है फैक्ट्री का तो परमिट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन पे आता है तो तगड़ी घूस मांगी जाती है, वर्कर हायर करने हैं तो फिर और परमिट चाहिए और लाइसेंस चाहिए। लेबर ब्यूरो हर रोज़ आ रहा है और कई तरह के सवाल हैं। बोर्ड एक्सपेंशन करना है तो फिर परमिशन।